नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका पूछा जाता है खासतौर से ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। दोस्तों एस्टिमेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुमान, अर्थात किसी भी चीज का अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। एंड कॉस्टिंग मीन्स रिलेटेड टू द प्राइस। ठीक है दोस्तों, देखिए हम जब भी कोई काम करने जाते हैं, सपोज हम कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री, सपोज हम बाइक मैन्युफैक्चरिंग की एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो हमें दोस्तों उसमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स कि किस टाइप की मार्केट में रिक्वायरमेंट है बाइक की, तो हमें उसके लिए मार्केट एनालिसिस करनी पड़ती है कि किस तरह की डिमांड है, और जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितने तक हम रखें जो कि वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी चीज दोस्तों हमें ये भी स्टडी करनी पड़ेगी कि मार्केट में हमारे कंपटीशन में और कौन कौन सी बाइक्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, उस सब की एनालिसिस दोस्तों। तीसरी चीज दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में यूजर्स हैं उनका किस तरह का माइंड है, वो किस तरह की क्वालिटी, किस तरह का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। आइए इन चीजों को दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम ये चीज देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितनी हमारी कॉस्ट हो, कैसी हमारी प्रोडक्टिविटी हो, कि उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो और हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर सकें और यूजर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हो सके दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एस्टिमेशन मतलब अनुमान। अनुमान किस चीज का? लागत का। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम कोई बाइक बनाने जा रहे हैं, उसमें हमारी 50,000 जो है हमारा जो है लागत आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 50,000 आ रही है तो हम उसे 60,000, 70,000, 80,000 तक सेल कर सकते हैं। और सपोज फ्रेंड हमारा एस्टिमेशन जो है वही है हमारा सपोज 1 लाख का। अगर हमारी जो एस्टिमेशन है या लागत है हमारी वही 1 लाख आ जाए तो हमें मार्केट में उसको 1,10,000, 15,000 या 20,000 में सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें उसके यूजर्स, उसके बायर्स नहीं मिल पाएंगे दोस्तों जितने हमें मिलने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जो यूजर है वो किस रेशियो में ज्यादा है। मान लीजिए 80% आपकी जो रेशियो है वो ऐसा है, 80% पब्लिक या यूजर्स ऐसे हैं जो 1 लाख के अंदर में बाइक खरीदते हैं, और 20% ऐसे यूजर्स हैं जो 1000 या लाख प्लस 1 लाख से ऊपर की बाइक परचेज करते हैं। तो हमें सभी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। देखिए तो मेन फैक्टर क्या है, आपकी लागत क्या है, तो आपको लागत का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। दूसरी चीज है टाइम। आपको ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, रेडी करने में कितना टाइम लगेगा। सपोज फ्रेंड्स आपने सारी मार्केट में एनालिसिस कर ली, आपने एस्टिमेट लगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और आपका उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, सपोज 1 ईयर लग जाता है, तो जो एनालिसिस की आपने वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, वो आपके लिए किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो चुका होगा। तो टाइम को भी आपको, टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो उस एनालिसिस को करने के बाद आपका प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाना चाहिए। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, मान लीजिए आप फिटर ट्रेड्स हैं तो मान लीजिए कोई लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन का जो प्रोडक्ट है आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। आप एमएमवी से हैं तो किसी व्हीकल के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। आप आरएसी से हैं तो सपोज मान लीजिए आप फ्रिज की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं कि कितने आपकी कॉस्ट है, कितना आपका टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह की सारी चीजें। और दोस्तों आपका एफर्ट भी मेन चीज है कि आप उसको क्या एफर्ट दे रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो ताकि आपका प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी के साथ आए, अच्छी एक्यूरेसी के साथ आए और वो मोर एक्सेप्टेबल हो बाय द यूजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टिमेशन का, आप क्यों एस्टिमेशन कर रहे हो। तो दोस्तों इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें एक पॉइंट तो यह है कि आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है और उस कॉस्ट को आपको मिनिमाइज भी करना है, मींस कॉस्ट एनालिसिस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। मान लीजिए आपकी बाइक है 50,000, उसका आपका एक्सपेंसेस आ रहा है, तो आपने ये एस्टिमेट लगा लिया। अब आपको एस्टिमेट लगाना है कि जो आपका 50,000 का जो इनपुट है वो 48,000, 47,000 में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने एस्टिमेशन किया किसका? कॉस्ट का और इसके मिनिमाइजेशन का। तो ये पॉइंट था कॉस्ट एंड इट्स मिनिमाइजेशन, मतलब आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है और आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टाइम एंड इट्स मिनिमाइजेशन, मीन्स आपको प्रोडक्ट को रेडी करने में कितना टाइम लग रहा है और आप उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया विद इन 6 मंथ आप इसको रेडी कर लेंगे, तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम को मिनिमाइजेशन करना है
क्योंकि आपका जो 6 मंथ लग रहे हैं वो आपको 5 मंथ में हो जाए। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। लेबर को जो आप पैसा दे रहे हैं वो आपका बचेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूजर एंड टाइप्स ऑफ यूजर। आपको ये भी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं उसके यूजर्स कितने हैं और वो किस टाइप के हैं। मान लीजिए आपने एसी को डिजाइन किया और वो एसी की कॉस्ट आपकी 1 लाख के आसपास जा रही है, तो आपको पता है फ्रेंड्स आपको बहुत कम ऐसे यूजर मिलेंगे जो 1 लाख तक का एसी यूज कर सकते हैं। 5 to 10% आपको ऐसे यूजर्स मिल जाएंगे जो उस पर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अदरवाइज 90 to 95% जो यूजर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये भी एनालिसिस करनी है कि आपके जो यूजर्स हैं वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका क्वालिटी एंड रेक्टिफिकेशन। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है दोस्तों कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, और रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आप उसकी क्वालिटी को अगेन इंप्रूव कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, उस प्रोडक्ट के मार्केट के लॉन्च होने के बाद उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं और उसकी कंप्लेन्स आ रही हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट को बनाया उसकी क्वालिटी आपने अपने अकॉर्डिंग सही रखी थी, लेकिन मार्केट से कंप्लेन आने के बाद आप उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो वो भी आपका प्लान का एक पार्ट है कि प्रोडक्ट आपका मार्केट में जाए, उसमें कंप्लेन्स आए तो आप उसको फिर रेक्टिफाई करके अगेन कस्टमर को आप उस तक पहुंचा सको, उसको डिलीवर करा सको विद हायर एक्यूरेसी और मोर एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही आपको ये प्लान भी करना पड़ता है कि आप उसकी सर्विस कैसे देंगे, वारंटी कितनी देंगे, गारंटी कितनी देंगे, ये सारे के सारे आपके एस्टिमेशन के अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हेन टू एस्टिमेट, मींस आपको जो एस्टिमेट कर रहे हो आपको वो कब कब करना है। फ्रेंड्स पहले तो आपको जब मार्केट को प्रोडक्ट में लाने से पहले जब आप विचारेंगे, सोचेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट रेडी करना है अपने प्लांट में, अपने प्रोडक्शन प्लांट में, तो एक तो तब आप एस्टिमेट लगाएंगे। उसमें आप मशीन्स का देखेंगे कि आपको कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी कॉस्ट क्या आने वाली है। मैन्स का आप जो मैन पावर है उसकी एनालिसिस करेंगे कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो आप मैन देखेंगे, मशीन देखेंगे और आप मनी की जो एनालिसिस करेंगे। इसको हम 3M से भी कहते हैं दोस्तों, 3M 1M फॉर मैन, मशीन एंड मनी, मैन, मशीन एंड मनी। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके मैन कितने चाहिए, मशीन कितनी चाहिए और आपके पास कितनी मनी उसके लिए होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सब आएगा आपका व्हेन टू एस्टिमेट। तो आपको एस्टिमेट कब करना पड़ेगा, एक तो प्रोडक्ट के बिल्कुल इनिशियल स्टेट में आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से काफी पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले। देखिए दोस्तों, जो कॉस्ट का आपने एस्टिमेट लगाया था वो आपने एस्टिमेट कुछ और लगाया होगा और एक्चुअल कॉस्ट कुछ और आई होगी। सपोज आपने किसी प्रोडक्ट का सोचा कि वो 100 रुपीज में रेडी हो जाएगा, हो सकता है वो 90 में रेडी हो जाए, तो आप उसको उसका सेलिंग प्राइस कुछ और रखेंगे। मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया था कि आपका प्रोडक्ट 100 रुपीज में रेडी हो जाए, वो 110 में रेडी हुआ, तो अब आप उसका सेलिंग प्राइस कुछ और रखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको एस्टिमेट लगाना है। पहला एस्टिमेट लगाना है आपको प्रोडक्ट को बनाने से पहले, दूसरा एस्टिमेट लगाना है आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद, और तीसरा एस्टिमेट आपको लगाना है मार्केट एनालिसिस के बाद, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है, उसके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि व्हेन टू एस्टिमेट। पहला एस्टिमेट मार्केट को बनाने से पहले जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरा जब वो प्रोडक्ट आपका लॉन्च हो चुका है, सॉरी लॉन्च नहीं हुआ, रेडी हो चुका है लॉन्च होने से पहले, तीसरा एस्टिमेट लगाएंगे जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जा चुका है, उसके रिव्यूज आ रहे हैं, कैसी फीडबैक आ रही है उसके बिहाफ पे। मान लीजिए आपके जो यूजर्स हैं उनको ये लग रहा है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो आपको उसकी कॉस्ट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको लग रहा है कि अगर कॉस्ट भी उसकी ठीक ठाक है, अच्छे प्राइस रखे हुए हैं आपने, और वो प्रोडक्ट की फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आप उसमें 2-4% का प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है व्हेन टू एस्टिमेट। नेक्स्ट है फ्रेंड एस्टिमेशन अप्रोच। एस्टिमेशन अप्रोच में दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो आप एस्टिमेट लगा रहे हैं वो अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आपने एस्टिमेट कैसे लगाया। मान लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ही अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला, मैंने खुद ही एस्टिमेट कर लिया, मैंने किसी से विचार विमर्श नहीं किया, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, तो हो सकता है फ्रेंड्स जो मैंने एस्टिमेट किया है वो गलत हो, कुछ फैक्टर्स मेरे माइंड से एस्केप हो रहे हों। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें मीटिंग रखनी पड़ती है। मीटिंग्स आपको रखनी पड़ेगी अपने मैनेजर्स के साथ। आपकी जो भी टीम है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, सर्वेयर है,
जो भी आपकी टीम में अच्छे पढ़े लिखे और उस फील्ड से नॉलेज रखते हैं, जिस फील्ड में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसमें आपको क्या रखनी पड़ती है, मीटिंग रखनी पड़ती है। अपने व्यूज उनसे शेयर कीजिए, उनके व्यूज आप सुनिए, समझिए। तो ये है फ्रेंड्स आपकी मार्केट स्टडी और आप ये आपका जो अप्रोच है कि कैसे आपको एस्टिमेट करना है फ्रेंड्स। तो एस्टिमेट लगाना ये इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सर्व सहमति बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इसी के अंदर ये पॉइंट है कंसेंसस प्रोसेस मींस आम सहमति। दोस्तों आपने अपनी टीम के साथ तो डिस्कस कर लिया, अब आपको आम सहमति भी चाहिए। मान ली टीम ने आपकी ने कह दिया कि प्रोडक्ट अच्छा है, इतने में रेडी हो जाएगा, इतनी इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है, उसके बाद आपको आम सहमति भी लेनी पड़ेगी। मतलब नॉर्मल पीपल जो यूजर्स हैं उनके पास जाके देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसमें उनको क्या कमियां लगती हैं, वो नए प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज चाहते हैं दोस्तों। तो ये क्या है आपकी कंसेंसस प्रोसेस है, आम सहमति है दोस्तों। इसी के अंदर है दोस्तों रेशियो। रेशियो का मतलब है फ्रेंड्स कि कितने परसेंट जो है, देखिए मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को लेके मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो आपने टीम बनाई है उससे डिस्कस कर रहे हो, तो सभी आपकी जो थॉट्स है उससे सहमत नहीं होंगे। तो वहां पे आपको क्या देखना है, रेशियो देखना पड़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स 80% आपके थॉट से रेडी है और 20% आपसे डिसएग्री है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ वाले लोग ज्यादा हैं, तो आप इस प्रोडक्ट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। 20% है दोस्तों जो आपके यूजर्स आपके फेवर में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेशियो भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये रेशियो रिवर्स में हो जाए तो आपको अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए 20% आपके सपोर्ट में, 80% आपके अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए वहां पे कोई ना कोई ड्रॉबैक है, कुछ ना कुछ आप गलत करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आती है रेशियो के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस। अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस का मतलब दोस्तों ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, तो आपने जो भी एस्टिमेट किया है दोस्तों, वो क्या है, वो एस्टिमेशन जो है वो आपका अप्रोक्सीमेशन है, एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपने प्लान किया कि 50,000 में बाइक रेडी हो जाएगी, तो आपका एस्टिमेट था हो सकता है 48 में हो, 52 में हो। तो ये क्या है दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस है, एक्यूरेट प्रोसेस नहीं है। उतना टॉलरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है या जो टाइम है वो कम या ज्यादा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो एस्टिमेशन है वो कैसा है, आपका अप्रोक्सीमेशन है दोस्तों। नेक्स्ट है ये है IE रूल 1956। ये रूल है दोस्तों इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। क्या रूल है दोस्तों, ये है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, ये पूछ लेता है IE रूल की फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। दूसरा रूल बनता है कि IE जो रूल है वो कब आया। तो IE रूल आपको याद रखना है, ये कब आया दोस्तों, 1956 में। IE रूल क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, मीन जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो उसको लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि IE रूल 1956 के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर देखिए नेक्स्ट टर्म है आपकी रेफरेंस टेबल। फ्रेंड्स रेफरेंस टेबल क्या होती है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है 70% थ्योरेटिकल बनता है और 30% इससे न्यूमेरिकल बनता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे ये थ्योरी है, अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसके साथ में न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। 30% इससे न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों। और आप ये कंफ्यूज ना हो कि इंग्लिश में लिखा है वो, मैं टर्म आपको हिंदी में भी डिस्कस करता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। रेफरेंस टेबल को ही हम बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन टेबल। फ्रेंड्स अगर मैं इस तरह से एरो बना दूं तो समझ जाइए आप दोनों चीजें एक ही हैं। ये फ्रेंड्स रेफरेंस टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेबल बोलते हैं। अब ये रेफरेंस टेबल या इंफॉर्मेशन टेबल क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए प्रोडक्ट के लिए आपने प्लान कर लिया और अब आपने एक स्टैंडर्ड बुक बना दी जो आपने अपने एम्प्लॉइज को दे दी, अपने सुपरवाइजर को, मैनेजर को प्रोवाइड करा दिया, तो वो कहलाएगी आपकी रेफरेंस टेबल या इंफॉर्मेशन टेबल। कि उससे आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मान लीजिए जो आप बाइक बना रहे हो उसका कितने सीसी का इंजन होगा, कितने स्ट्रोक्स की बाइक होगी, हेडलाइट कैसी होगी, बैकलाइट कैसी होगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन है दोस्तों उसके अंदर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस टेबल, जिसके अंदर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हैंडबुक, जिसको हम रेफरेंस वर्क भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस है। देखिए रेफरेंस टेबल जो है दोस्तों वो स्टैंडर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, उसी का छोटा रूप है हैंडबुक। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस बुक। इसमें दोस्तों टेक्निकल डाटा होता है, इसमें नॉन टेक्निकल डाटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इनके दोनों नाम याद रखने हैं। रेफरेंस टेबल को हम इंफॉर्मेशन टेबल भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पर भी टेबल है, इन रेफरेंस और इंफॉर्मेशन।
हैंडबुक को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वर्क भी बोलते हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, हैंडबुक के अंदर आपका जो रेफरेंस है, किस वर्क को आप रेफरेंस मान रहे हो उसके बारे में जानकारी होगी दोस्तों। और फ्रेंड्स रेफरेंस वर्क की जो है वो अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, यानी कि जो आपकी रेफरेंस बुक में उसमें और भी कलेक्शन होगा आपका, अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन होगी फ्रेंड्स। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली नॉन टेक्निकल चीजें होंगी अदर कलेक्शन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, क्या आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेफरेंस बुक को और क्या कहते हैं आप, अदर कलेक्शन रेफरेंस, ठीक है, ये हैंडबुक के अंदर ये चीजें आपकी मिलती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए आप फ्रेंड्स, ये है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, मान लीजिए आप बाइक ही बना रहे हैं या एसी बना रहे हैं या फिर आप लेथ मशीन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आप स्टैंडर्ड किस चीज को लेते हैं, किस चीज को मान के चलते हैं। मान लीजिए पिछले 100 साल से बाइक बननी है या एसी बननी है, तो आप पूरे 100 साल का डाटा नहीं उठाएंगे, 10 साल का डाटा नहीं उठाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड में करंट ईयर का रिकॉर्ड लेते हैं। मान लीजिए 2020 में आप बाइक बनाने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो 2020 या फिर 2019 के पूरे ईयर का जो डाटा है वो आप लेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट जो आपका रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंडर एस्टिमेट एक टर्म है। अंडर एस्टिमेट क्या होती है, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया था 100 रुपीज का और जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया आपका 90 रुपीज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, अंडर एस्टिमेट है, ठीक है फ्रेंड्स। या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, अंडर एस्टिमेट का मतलब है फ्रेंड्स कि आपने एस्टिमेट जो किया था वो किया था 90 रुपीज का और प्रोडक्ट बना आपका 100 रुपीज का, मतलब कि यहाँ पे जो है वेरिएशन है। ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या है कि आपने एस्टिमेट किया था 100 रुपीज का और प्रोडक्ट आपका बन गया 90 रुपीज का। अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि आपने कम आकलन किया था उसका और वो प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा में बन रहा है। ओवर एस्टिमेट का क्या, आपने उसका आकलन ज्यादा कर लिया था, वो प्रोडक्ट आपका कम में बन रहा है। तो ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स, डिटेल्ड एस्टिमेट। अब ये डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है दोस्तों, डिटेल्ड एस्टिमेट का मतलब है कि उस एस्टिमेट के अंदर क्या क्या टर्म्स आ जाती हैं। उसके अंदर आपकी क्वालिटी आ जाती है दोस्तों। क्वालिटी मतलब किस तरह की उसकी क्वालिटी है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये है क्वालिटी। उसके बाद है फ्रेंड्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब जैसे आपने मान लीजिए 40 बाइक की रिक्वायरमेंट आई, तो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको ये स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर आ जाती है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल है उसके ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्ट्रेटजी है आपकी। ये चीजें किसके अंदर आ जाती है दोस्तों, डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर। फिर रिपीट कर रहा हूं, डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इसकी हम दोस्तों बात करते हैं फ्रेंड्स। थ्योरी में इसका में इतना ही है। अभी मैं इसमें आपको क्या कराता हूँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल कराता हूँ दोस्तों, न्यूमेरिकल में कराता हूँ। उसमें देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ आयरन बॉल, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कैसा है दोस्तों, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। उसमें क्या देखना है, ये व्हाट इज द वेट ऑफ आयरन बॉल, मतलब कि आपको क्या बताना है, उसका वेट बताना है, वेट कितना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कह रहा व्हाट इज द वेट ऑफ आयरन बॉल, मतलब आपको भार निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। देखिए दोस्तों भार और द्रव्यमान को लेके मतलब कि आपका जो आपका मास है, मास और वेट की हम जब डिफरेंस की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तभी आपको इनको अलग मानना है। मास और वेट की जब डिफरेंस की बात करते हैं तभी आपको अलग मानना है, अदरवाइज इनको आप एक ही मान के चलिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ITI और 10th और आपका ग्रुप डी के लेवल पे इन दोनों को एक चीज मानिए, जब तक उनके बीच में डिफरेंस नहीं मान रहा है। वैसे इनके बीच में दोस्तों डिफरेंस होता है, बट अभी हम क्या करेंगे, उनको एक ही मान के चलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको कह रहा क्या है क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द वेट ऑफ द आयरन बॉल, मतलब कोई बॉल है उसका वेट आपको निकालना है। हैज वॉल्यूम ऑफ 250 cc, मतलब कि आपको जो वॉल्यूम दिया है वो कितना वो दिया है दोस्तों, 250 cc, 250 cc। cc क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। इसको हम बोलते हैं पूरा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी सीसी की फुल फॉर्म होती है, आपने बाइक में भी सुना होगा 150 cc, 100 cc, 220 cc। तो सीसी क्या है,
क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपके वॉल्यूम की यूनिट होती है दोस्तों, आयतन की इकाई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या रहा क्वेश्चन, एंड डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है दोस्तों, डेंसिटी को भी सिंबल से दर्शाते हैं। डेंसिटी दी हुई है 7.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको ये देख लेते हैं कि जो आपके ऑप्शन में जो यूनिट दी हुई है, तो ऑप्शन में यूनिट क्या है दोस्तों, ग्राम। जो आपके ऑप्शन में यूनिट दी हुई है वही आपके क्वेश्चन में यूनिट दी होनी चाहिए। तो दोस्तों सेम यूनिट है, इसका मतलब हम इसका में यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ और यूनिट होती, यहाँ पे कुछ और यूनिट होती, तो आपको ये वाली यूनिट को चेंज करना पड़ता है एज पर योर ऑप्शंस, जैसे ऑप्शंस में दी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये दोस्तों डेंसिटी है, याद रहे आपको, ये क्या आपकी डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या है, मास। अब यहाँ पे मास है या वेट है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दोनों का एक चीज मान के चलिए, मास और वेट को। तो मैं यहाँ पे मास को हटा के क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वेट कर रहा हूँ। फॉर्मूले में से मास होता है, तो आप यहाँ कहेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से अगर आप वेट निकालेंगे, वेट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, आपका वेट निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वेट कैसे निकलेगा दोस्तों, वेट ही निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 250, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू डेंसिटी कितनी गिवन है, 7.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फ्रेंड्स, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25 इंटू 75। मैंने एक जीरो को गायब मिस कर दिया, इसको 75 बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये सिंपली हो गया 25 इंटू 75। अब आप 75 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 27। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई देखते चलिए, 5 का इससे करेंगे 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 5781। तो आपका फ्रेंड्स आ जाएगा फ्रेंड्स 1875। आप देख लीजिए 1875 का दोस्तों, और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, इनको क्वेश्चन बोलते हैं। इस तरह का उसमें क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन आपका जो अब मैंने एक चैप्टर कराया था मास वेट एंड डेंसिटी, उसमें भी आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, और आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब वो पूछ लेगा दोस्तों कि इतना ग्राम आपने कोई प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बॉल बना रहे हो, तो उसमें इतना ग्राम आपका क्या लगेगा, लोहा लगेगा। वो क्या देगा कि 1 ग्राम लोहा इतने रुपए का है, तो ये बॉल हमारी कितने रुपए में तैयार हो जाएगी बनके। तो दोस्तों जब आपको इसका वेट पता लगेगा तभी तो आप उसका रेट पता लगा पाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि 1 ग्राम इतने का है, 1 किलोग्राम इतने का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आपको पता लग गया कि आपका जो एक बॉल है वो कितने बन के तैयार हो रही है, 1875 ग्राम में बनके तैयार हो रही है, फिर आप उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा पहला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे करते जाइए। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज द वेट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मतलब कि आपको वेट निकालना है दोस्तों। वेट या मास यहाँ पे हम एक ही मान के चल रहे हैं, ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, उसका ये आपको डायमेंशन दी हुई है फ्रेंड्स। तो डायमेंशन दी हुई है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वो ये नहीं कह रहा है दोस्तों कि ये वॉल्यूम है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो वॉल्यूम है, वो इनडायरेक्टली वॉल्यूम दे रहा है, आपको कह रहा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसकी 3 डायमेंशन उसने दे दी है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना क्या गिवन है फ्रेंड्स, 250 इंटू 20 इंटू 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्या गिवन है, आपका वॉल्यूम गिवन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका दोस्तों, इसमें ऑप्शंस भी आए थे, ऑप्शन देख लीजिए क्या थे फ्रेंड्स। इसके ऑप्शंस थे फ्रेंड्स आपके ए ऑप्शन, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है आपका 312 kg 312 kg, बी ऑप्शन है फ्रेंड्स 372, सी ऑप्शन है फ्रेंड्स 410 और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका 525। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। करते कैसे हैं, वॉल्यूम मिल गया, उसमें दोस्तों डेंसिटी आपको दी हुई है। डेंसिटी कितनी है फ्रेंड्स, डेंसिटी आपकी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप
आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, वेट निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे आपको मास को क्या मान के चलना है, वेट मान के चलना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। और आपको निकालना क्या फ्रेंड्स, वेट निकालना है। तो वेट निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा फ्रेंड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आपको वेट पता है, डेंसिटी कितनी है फ्रेंड्स, 7.8। ठीक है फ्रेंड्स, डेंसिटी कितनी है, 7.8 इंटू वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम कितना होगा आपका, 250 इंटू 20 इंटू 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ देखना क्या है फ्रेंड्स, कि आपकी जो यूनिट है यहाँ पे क्या दे रखी है, ऑप्शन में दे रखा है किलोग्राम। जो आपको वेट है वो कितनी दे रखा है फ्रेंड्स, आपको किलोग्राम में है। और ये जो डेंसिटी है कितने आपकी, ग्राम में है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से वेट निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपने ये देखा, ये तो है आपकी क्या दोस्तों, वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी है, 7.8। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितनी है आपकी, 7.8। जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए, सॉल्व करने का तरीका। जैसे आपका ये 7.8 है दोस्तों, तो आप इसको 78 बना दीजिए, यहाँ से 0 मिस कर दीजिए, तो हो जाएगा 78 इंटू 25 इंटू फ्रेंड्स। अब इसके यहाँ पे 7.8 है, तो आप इसकी एक ये डेसिमल गैप करके कर सकते हैं आप, 2 इंटू 78। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 312 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा के दिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं। वो आपको वेट निकलवाएगा, फिर आपको रेट बता देगा कि इतना वेट इतने का है, तो इतना वेट कितने का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है दोस्तों, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।